नोटबंदी से फायदा हुआ, जीएसटी से फायदा हुआ, देश बेचने से फायदा हुआ, तो माइनस में जीडीपी कैसे गया? मैं आपसे आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इसीलिए तो सवाल पूछ रहा हूँ। खा गया है, आप भाजपा पहले के राजा महाराजा भान रखता था, और आप आज भाजपा के लोग, आप लोग जैसे पत्रकार को रखा है, कोरोना वायरस कहता है कि बीजेपी वाले अछूत है, दूर रहो दूर रहो। तो गुजरात सरकार क्या कर रही थी? मुजरा गा रही थी। मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? ठुमका लगा रही थी। गोबर पात्रा जो हराम का खाता है, जो फर्जी डॉक्टर जिसने महिला के साथ क्या किया था 12 हिंदू राव में, आपको भी पता है। कहते मैं हिंदू हूँ, कहाँ थे हिंदू? हिंदू धर्म क्या तेरे बाप की बबौती है? तेरे बाप की जागीर है कि तू सर्टिफिकेट बांटेगा? भाइयों बहनों मित्रों, क्या कारण है नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का नहीं गिरता, पाकिस्तान का नहीं गिरता? जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। आज वाकई नरेंद्र मोदी जी का चरित्र गिर गया है। उनके हाथों में अगर चूड़ियां कम पड़ गई हों तो हमें बताएं, हमारा फोन नंबर ले लें, मैं उनको एक बड़ चूड़ी भेज दूं। भेजे प्रधानमंत्री को, क्यों नहीं भेज रही? ये चूड़ियां देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पहन लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। लगातार हम आपको यूपी की खबर दिखा रहे हैं कि यूपी में जनता इस समय क्या सोच रही है। आज हम दिल्ली आए हुए हैं। दिल्ली में हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो लगातार बीजेपी के खिलाफ बेबाकी से बोलते रहते हैं, बीजेपी के कामों को गिनाते रहते हैं, मोदी जी को लगातार टारगेट करते रहते हैं। बेरोजगारी को लेके अगर बात की जाएगी, विकास को लेके, ऐसे कई मुद्दे लगातार इनकी आपको सोशल मीडिया में वीडियो देखने को मिल जाएगी। कई चैनल्स पे आते हैं, कई चैनल्स पे इनकी वीडियो लाखों में चलती है, कई मिलियंस में चलती है, क्योंकि इनको लोग सुनना पसंद करते हैं। इनकी बात जो है वो बीजेपी पे रहती है। आज इनसे जानेंगे ये बीजेपी को किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले सवाल तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, आप लगातार बीजेपी पे बोलते हैं, तो आपके हिसाब से, आपकी नज़रों में बीजेपी सरकार जो है वो कैसी सरकार है? नहीं, आपने सवाल किया बीजेपी को बोलते, बीजेपी को अच्छा कैसे कहें, बता दीजिए आप। एक भी तो कारण बताएंगे आप। बीजेपी, अब समझिए ना, बीजेपी को सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, सरदार पटेल, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सभी गालियां देते थे। ये सभी से को कहते थे देश की आवाम से कि हिंदुस्तान की आवाम को आरएसएस देश के लिए खतरा है। आज हम देख रहे हैं, समझिए, ये वही लोग हैं जो लोग आज़ादी के समय देश के लिए, जो देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसका विरोध कर रहे थे। तो क्यों नहीं हम उसको बुरा कहें? और आज हम कितने मतलब बदकिस्मत हैं हिंदुस्तान की आवाम कि आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से देश की स्थिति दयनीय हो गई, खस्ता हाल हो गया, देश गर्त में चला गया। आखिर क्यों? जो 2012, 13, 14 में अच्छे दिनों की बात कहता था, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कहता था, जो भारत को दुनिया का नंबर 1 बनाने की बात कहता था, जो प्रधानमंत्री ये लगातार कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, मेरा तो ये सपना है कि अमेरिका और जापान के लोग वीजा के लिए हिंदुस्तान में लाइन में लगे। देश ने देखा, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगा दिया, स्कूल कॉलेजों में लाइन लगा दिया, भूखमरी के लिए, राशन के लिए लाइन में लगा दिया। दुनिया का ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसके लिए लाइन में नहीं लगाया हो। तो ये सवाल पूछा जाता है कि मोदी जी की विफलताओं का ये नतीजा है। ये विफलताओं का एक जीता जागता, आप इसको स्मारक क्या माने व्यक्तित्व कह सकते हैं कि ये फेल्योर प्रधानमंत्री, कंफ्यूज प्रधानमंत्री, ये मौतों का सौदागर प्रधानमंत्री, ये डरपोक, जैसे सावरकर डरपोक और कायर था, उस तरीके से प्रधानमंत्री जी डरपोक, कायर और बुद्धिहीन प्रधानमंत्री, जो पूरे देश को गर्त में ढकेल दिया। अच्छा, मैं ये जान सकता हूँ, अभी आपने बोला कि डरपोक प्रधानमंत्री, आपने ये शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि अगर बात की जाए, चाइना को वो बोलते हैं कि हम आग दिखा रहे हैं, कई ऐसी बातें करते, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, हमारी सरकार ये कर दी। वो तो अपने आप को दिखाते कि अगर हम आए हैं देश में तब जाके देश में विकास हो रहा है। भारत कोई युद्ध लड़ा नहीं, भारत ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। देश ने देखा है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में देश ने लड़ा। पाकिस्तान का क्या हाल हुआ? इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में देश ने लड़ा पाकिस्तान से। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। पूरा विश्व ने देखा।
वाजपेयी जी की सरकार में कारगिल युद्ध हुआ, बता दें कि रिजर्व मनी चेक करने की बात आई हो, देश में इतनी महंगाई बढ़ी हो, देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ी हो, देश की युद्ध ही नहीं लड़ा और रिजर्व बैंक में जो जमा पूंजी था उसको भी चट कर गया। आप कहते हैं चौरा है, कहाँ से चौरा है भैया, बताओ ना आप। वो तो कह रहे हैं ना, अभी अगर बात करें महंगाई विकास की अगर बात कर ली जाए तो मोदी जी कहते हैं पेट्रोल का रेट महंगा हो रहा है, अगर बात की जाए डीजल का रेट महंगा हो रहा है, ऐसी कई चीजें लगातार महंगी हो रही है, लेकिन इससे विकास किया जाएगा। 70 साल से कांग्रेस ने लूटा है तो हमें कुछ टाइम और लगेगा। कांग्रेस ही नहीं, दूसरी सरकारें जो इनको लूट खसोट वाली लग रही थी, तो उनकी सरकारों में भारत विकास कर रहा था, भारत की संस्थाएं नहीं बेची जा रही थी। मतलब साफ है, आप समझिए, राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद की सरकार है और देश का हाल क्या है, देश की एक एक संस्थाओं को बेचा जा रहा है। बात आप उस पर नहीं कर रहे। नोटबंदी से फायदा हुआ, जीएसटी से फायदा हुआ, देश बेचने से फायदा हुआ, तो माइनस में जीडीपी कैसे गया ये तो बताइए। वो तो कह रहे थे कि कोरोना की वजह से हो गया ना, कोरोना की वजह से हुआ, ये भगवान की देन थी, लॉकडाउन लग गया, इस वजह से काम नहीं हो पाया तो जीडीपी नीचे चली गई। आप भी भाजपा के अनुभक्त की तरह हैं, नहीं? अरे मैं आपसे पत्रकार तो फिर बात, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इसीलिए तो सवाल पूछ रहा हूँ। खा गया है, आप भाजपा पहले के राजा महाराजा भान रखता था और आप आज भाजपा के लोग, आप लोग जैसे पत्रकार को रखा है, आपको भी भारत के पत्रकार का तो काम होता है। अरे ताऊ जी, सुनने के पैसे लगते हैं क्या? इनकमिंग कॉल के पैसे लगते हैं क्या मोदी जी की तरह? मैं ये सुनने के पैसे लग रहे हैं, नहीं लग रहे? पहली पूरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा बताइए कि जब ये सब सरकारें राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद की सरकार है, आप कोरोना पर ठीकरा फोड़ दिए। कोरोना को भारत में लाया कौन, आप हमको बताइए। वुहान शहर में कोरोना अगस्त और सितंबर में दस्तक दिया। 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का बट्ठा बैठा दिया। कोरोना वायरस क्या कह रहा कि बीजेपी की रैली होगी, हम वहां नहीं जाएंगे। बीजेपी का जन आशीर्वाद यात्रा होगा, हम नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ट्रंप की गुलामी होगी, हम नहीं जाएंगे। दिल्ली के घर घर में चुनाव प्रचार कीजिएगा, हम नहीं जाएंगे। WHO ने 31 दिसंबर को चेताया था। तो दिल्ली में चुनाव, 300 सांसद, 17 मुख्यमंत्री, 40 केंद्रीय मंत्री और 70 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं के साथ ये घर घर पर्चा बांट रहे थे। ट्रंप की गुलामी की जा रही थी। 23 समाज तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाई जा रही थी। तो कोरोना नहीं फैला। पहली लहर ट्रंप की गुलामी में, दूसरी लहर बिहार, बंगाल, हैदराबाद के चुनाव में, वहाँ नहीं फैला। इनके जन आशीर्वाद यात्रा में कोरोना नहीं फैला। ये कोरोना कैसे फैलेगा? हमारे और आपसे, आम जनता से। कोरोना वायरस कहता है कि बीजेपी वाले अछूत है, दूर रहो, दूर रहो, ऐसा कहता है। तो ये कहते हैं ना कि हम कम ले जाते हैं, देख दाख के ले जाते हैं। लो भैया, कोरोना कहता रहा, प्रधानमंत्री को कोरोना से कोई संज्ञान लेना था। कोरोना ने सीखने की जरूरत बताई। कोरोना ने ये कहता रहा कि साहब अस्पतालों में दवाइयाँ बढ़ाइए, अस्पतालों में डॉक्टर बढ़ाइए, अस्पतालों में बेड बढ़ाइए, अस्पतालों में सर्जिकल सामग्रियाँ बढ़ाइए। आपने भी देखा, नहीं तो फोन है, आप देखिए, भारत सरकार सर्जिकल सामग्रियां बाहर के देशों को बेच रही थी, ऑक्सीजन बाहर के देशों को बेच रही थी। तो क्या भारत के बारे में चिंता नहीं थी? पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री को कोरोना ये सिखाया कि साहब आप जिंदों को अस्पतालों में लाइन में लगा दिया और मरे हुए को श्मशानों में लगा दिया। वो चीखती चिल्लाती लाशें गंगा किनारे, जिसकी कफन चोरी हो रही थी भाजपा की सरकार में, वो चिल्ला रही थी। चील कोए खा रहे थे, अलावारिस आवारा पशु खा रहे थे, कुत्ते वगैरह जानवर चिल खा रहे थे, तो आपको वो नहीं दिखाई दिया। मैं इसी से एक सवाल आया मेरे मन में, अभी ऑक्सीजन की वजह से कोई मौतें नहीं हुई और उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे अच्छा कोरोना संभाला है, लगता है आपको? तो गुजरात सरकार क्या कर रही थी? मुजरा गा रही थी। मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? ठुमका लगा रही थी। हिमाचल सरकार क्या कर रही थी? उत्तरांचल सरकार क्या कर रही थी? सवाल पूछो। ये लोग क्या, देखिए बेतुकी बात है। जिस राज्य में जाते हैं प्रधानमंत्री को शायद 1 से 50 तक की गिनती नहीं आती, 100 तक की गिनती नहीं आती। वो तो पढ़े लिखे, उनका तो कहाँ से पढ़ लिए? उन्होंने तो बोला कि हमने 1950 में जन्म हुआ, 40 साल ये भीख मांगे, फिर चाय बेचे। कब ये चाय बेचे? कब एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस की, एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोर्स होता है हिंदुस्तान में? हमको तो ना लगता है। अरे एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस होता है हिंदुस्तान में, कोर्स है क्या? विश्व के किस यूनिवर्सिटी में है ये तो बता दीजिए। जिस समय मैनुअल चलता था उस समय उनके अंक प्रमाण पत्र कंप्यूटराइज्ड हैं। कहाँ से भैया? स्पेशल हैं।
ये राडार छुपा देते हैं बादलों से, नाला से गैस बनाने वाले इतने बड़े प्रतिभाशाली विद्वान हैं, तो कहाँ है गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं? बताइए ना आप। वो तो कह रहे हैं डेवलप्ड हो रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, इस वजह से भी कहाँ का डिजिटल? 4G का नेटवर्क है आपके मोबाइल में? पूरा विश्व में 12 महीने का साल, आप समझिए, और 30 दिन का महीना है। मोदी है तो मुमकिन है। 28 दिन का महीना, 13 महीने का साल। जय जियो दे दनादन फ्री में लो। अब क्या कहते हैं? डोने के पैसे लाओ, भंडारे के पैसे लाओ, पूरी सब्जी के पैसे लाओ। इनकमिंग कॉल के पैसे नहीं लगते थे 2014 से पहले, अब उन्होंने कंपलसरी कर दिया। और पार्टी फंड में टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों से चंदा ले लिया। बैंकों में ट्रांजैक्शन के पैसे नहीं लगते थे, अब बैंकों में भी खातों में लेन देन का चार्ज लगने लग गया। पहले ट्रेन के टिकटों में 1 रुपये का दाम कम हुआ पूर्ववर्ती सरकारों में, इन्होंने बेतहाशा वृद्धि कर दी। प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपये का था, इन्होंने 50 का कर दिया। तो वो सब चीज़ आपको दिखेगा ही नहीं। ये तो कह रहे हैं ना कि डेवलप भी हो रहा है। अगर ट्रेन पहले बात करिए, पहले कहाँ जा रहा था पैसा? पहले की सरकारों में जो ये नारा महंगाई डाइन खाई जाते हैं, अब की महंगाई इनकी डार्लिंग हो गई, भौजाई हो गई, ऐसी टिटोला कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो पहले की सरकार में क्या घर में कुआं था कि बाल्टी भरा खींच के बेच रहा था? वो पैसे देश में नहीं जा रहे थे? टोल टैक्स आप नहीं ले रहे हैं तो कि पेट्रोल डीजल से दाम बढ़ रहा है? एक आप बताइए तो सही, क्या नहीं ले रहे? इनका बस नहीं चलता है। घर के गेट के बाहर में टोल टैक्स बैठा दें कि भैया घर से बाहर निकलोगे मोदी गब्बर टैक्स देना पड़ेगा। अब कोई बोलता भी तो नहीं। अब पेट्रोल की बात कर ले, 100 रुपये पार हो रहा है, जनता नहीं बोलती है। डीजल की बात कर ले, पार होता चला जा रहा है, 100 रुपये टच कर रहा है, उस पर जनता नहीं बोलती। गैस पे जनता नहीं बोलती। पहले 60 रुपये में जनता आवाज़ उठाती थी। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये भी तो एहसास हो रहा है जनता नहीं बोल रही है और जनता को लग रहा है विकास हो रहा है। तो दोनों तरफ जो आप कभी ग्राउंड पर रिपोर्ट करने जाते हो? मैं लगातार करता हूँ। तो जनता बोल नहीं रही है? जनता बोलती लेकिन प्रोटेस्ट नहीं होता, जनता रोडों पे नहीं आती। मैं जनता नहीं हूँ। उमर खालिद को जिस तरीके से फंसाया गया, आपने देखा कि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस कैसे फंसा रही थी, दिल्ली में दंगे करा रही थी, आपने देखा। इसकी पुनरावृत्ति आपने लोकतंत्र के मंदिर के बाहर में दिल्ली में देखा होगा, कैसे अश्विनी उपाध्याय किया। आपने देखा होगा दिल्ली के आदर्श नगर के SHO जो ब्राह्मण परिवार से आते हैं, हिंदू हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। जो कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री पर आरोप लगाता था सेक्स रैकेट में शामिल होने का, उस कपिल मिश्रा को कैसे मेहमान नवाजी की गई। आपने देखा होगा चूड़ी बेचने वालों के साथ इंदौर में क्या हुआ, आपने रिक्शा वालों के साथ कानपुर में देखा होगा। तो ये सब जो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, कहाँ है? अमिताभ ठाकुर पुरवाई जी हिंदू परिवार से आते हैं, उनके साथ आतंकवादी जैसा सलूक हुआ। सिर्फ उनकी गुनाह ये थी कि उसने ढोंगी अपराधनाथ के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के गुंडा मवाली मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो कैसे कोई बोल पाएगा? पुलिस पूरा छावनी में तब्दील कर देता है। देश की तमाम संवैधानिक संस्था के लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो कैसे प्रदर्शन होगा? आप भोपाल में देखा होगा कि छात्रा के साथ क्या हुआ। आए दिन जंतर मंतर पर देखते कैसे लहू लुहान कर दिया जाता। आपने देखा होगा करनाल में किसानों के साथ कैसा हुआ। एक तरफ सरकार कहती है कोबरा वायर खेतों में नहीं लगाया जाएगा, दूसरी तरफ सरकार खुद लगाती है कि प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर आज 10 महीना होने को है, किसान प्रधानमंत्री से, कृषि मंत्री से मिल नहीं सकता है, रोका जा रहा है, और वो कोबरा वायर का प्रयोग किया जा रहा है। आप समझिए। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाला है, योगी जी कह रहे हैं कि इस बार भी हम जीतेंगे। क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में इस बार, क्या सच में बीजेपी वो जो पिछली बार हुआ था कि हवा चली थी एक, वो हवा फिर से चल पाएगी? उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ एक गुंडा मवाली है, 70 से अधिक धारों में मुकदमा दर्ज, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। रामायण में देखा है कि रामायण अगर भगवा वस्त्र पहन लिया, साधु का वेश पकड़ लिया, तो रामायण ने यह सिखाया है कि रावण साधु नहीं हो जाएगा, रावण राक्षस ही रहेगा। कालनेमी राक्षस भगवा वस्त्र पहन लिया, प्रभु श्री राम का नाम ले लिया, तो वो राक्षस से साधु नहीं हो जाएगा। रामायण ने यह सिखाया है कि विश्वामित्र पहले राजा थे और साधु बनने के लिए उन्होंने राजपाट त्याग दिया, भगवा वस्त्र पहन लिया, भगवान की सेवा की। भगवान की सेवा छोड़कर कोई भी आदमी राजा बनकर साधु नहीं हो सकता है, समझिए बात को। दूसरी बात, जो संप्रदाय से ये आते हैं, नाथ संप्रदाय, बाबा गोरखनाथ इसकी स्थापना की थी। प्रधानमंत्री को नहीं पता है, कहते हैं कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, बाबा गोरखनाथ चाय पर चर्चा करते थे। इनके गोबर पात्रा जो हराम का खाता है,
जो फर्जी डॉक्टर जिसने महिला के साथ क्या किया था 12 हिंदू राव में, आपको भी पता है। तो उसको विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में नहीं पता है। हिंदू धर्म 4 चीजों पर आधारित है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हिंदू धर्म यह गारंटी देता है कि 84 लाख योनि, ये पेड़ कैसे जिंदा होगा, इसलिए हम पेड़ में जल चढ़ाते हैं। गाय को खाना कौन देगा, इसलिए गाय को चारा देने की व्यवस्था है। मछली जिंदा कैसे रहेगी, जो तालाब में, पानियों में जो जीव जी रहे मछली के अलावे भी, तो उसको दाना डालते हैं कि उसको भी भोजन ग्रहण होगा। कुत्तों को कौन खिलाएगा, इसकी व्यवस्था हिंदू धर्म में, आप समझिए। और पक्षियों को कौन दाना डालेगा, ये हिंदू धर्म में व्यवस्था है। उस हिंदू धर्म को, सनातनी व्यवस्था को बदनाम किया जा रहा है। नाथ संप्रदाय के लोग हिंदू धर्म विरोधी हैं, ब्राह्मण पंथ और वैष्णव पंथ का विरोध करते थे। तो ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू कैसे हुआ, हमको बता दीजिए आप। और हमारे धर्म में जब घर परिवार खुशहाल होता है, जब नाती पोता वाले हो जाते हैं, तो लोग भगवा वस्त्र इसलिए पहनते हैं कि अब हमको झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि हिंदू धर्म में कर्म फल का विधान है, झूठ बोलने का फल, व्यभिचार का फल, मदिरा पान का फल। इन्होंने देखा स्कूल कॉलेज बंद थे, दुख विपत्ति के समय लोग भगवान के आश्रय में जाते हैं, मंदिर मस्जिद बंद था, लेकिन दारू खोला हुआ था। दारू पीना हिंदू धर्म में लिखा है? जवाब दें भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हिंदू धर्म में दारू पीना वर्जित है, मदिरा पान वर्जित है, तो क्यों नहीं दारू के ठेके को बंद कर दिया गया, दूसरी तरफ मंदिर को बंद कर दिया गया? कहते मैं हिंदू हूँ। कहाँ थे हिंदू? हिंदू धर्म क्या तेरे बाप की बबौती है, तेरे बाप की जागीर है कि तू सर्टिफिकेट बांटेगा? मैं भी हिंदू हूँ। कौन हिंदू है? तिलक क्यों लगाया, जनेऊ क्यों पहना? तो पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। और दूसरी, आपने देखा होगा लव जिहाद पर कानून बनाया। एक आप भी हिंदू हैं? नहीं, मैं तो मुसलमान हूँ। मैं हिंदू हूँ। तो भाजपा का नेता हमें क्यों नहीं जीजा बनाता, हमें क्यों नहीं दामाद बनाता? शहनाबाज हुसैन को बनाएगा, मुख्तार अब्बास नकवी को बनाएगा, फरजान करीम को बनाएगा, लेकिन अपनी बहन बेटी को नहीं रोक पाएगा, दूसरे को लव जिहाद नहीं करने देंगे। तो हम हिंदू का शकल खराब है। 100 करोड़ हिंदू युवा हैं देश में, आप उस पर नहीं बात करते। आप देखिएगा ये लोग जानबूझकर, आप इनके किसको फॉलो करता है? ये सावरकर को फॉलो करता है। सावरकर का जन्म 28 मई को हुआ और बीजेपी वाले क्या कहते हैं, ये 1857 का सिपाही विद्रोह में नायक था। जब उसने किताब लिखी 1857 में, तो उन्होंने, वो धर्मनिरपेक्ष था, वो धर्मनिरपेक्षता की बात कहता था। जिस गोरे अंग्रेजों ने इनको माफी दी और जिससे इन्होंने करार किया कि गांधी, कांग्रेस और मुसलमान हम दोनों का एक ही उद्देश्य है, उसी सावरकर के ये लोग हैं। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर के लोग हैं, जो लोग 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात कह रहे थे, सत्याग्रह आंदोलन का विरोध कर रहे थे, दांडी मार्च का विरोध कर रहे थे, वही लोग आज अपने आप को देशभक्त कहते हैं। अरे देशभक्त हो तो पुलवामा घटना की जांच करो ना। 300 किलो RDX कहां से आया, 50 किलो जेलेटिन कहां से आया? जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा के समय पदस्थापित था, वो डीएसपी देवेंद्र सिंह 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को दिल्ली चुनाव में ला रहा था। क्यों नहीं उस पर कार्रवाई? छत्तीसगढ़ हमले में भाजपा का नेता ट्रक सप्लाई कर रहा था, ट्रैक्टर, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई? कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड, आप सुनो तो, ध्रुव सक्सेना कौन था? अपने टेलीफोन एक्सचेंज था, भारत की खुफिया जानकारी बाहर के देशों को दे रहा था। कश्मीर में, श्रीनगर में टिकट लड़ने वाला कौन था? बीजेपी का नेता। जो कहते, प्रधानमंत्री कहते दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, ये बम गोला बारूद 47। तो आप क्या हैं भैया? अपनी बात से भूल जाते। कहते थे प्रधानमंत्री जी, भाइयों बहनों मित्रों, क्या कारण है नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का नहीं गिरता, पाकिस्तान का नहीं गिरता? जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। आज वाकई नरेंद्र मोदी जी का चरित्र गिर गया है। देश की आवाम को समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश का चुनाव, आपने जिक्र किया उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव में यह तय होगा और उत्तर प्रदेश से सत्ता का गलियारा तय होता है, रास्ता तय होता है। तो उत्तर प्रदेश की आवाम देश बेचने वाली, देश को गुलाम बनाने वाली जो शक्तियां हैं, क्रांतिकारियों की धरती रही है, ये तय करेगी कैसे भाजपा मुक्त भारत बनाया जाए। हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल में इनका हुआ मुंडन साफ और उत्तर प्रदेश में इनका होगा मुंडी साफ। अच्छा, स्मृति ईरानी को लेके क्या कहना चाहेंगे? जब पेट्रोल 60 में था, 60 के आसपास था, तब वो चूड़ी लेके घूमती थी राहुल गांधी के लिए। आज
वो कुछ नहीं बोलती, अंदर बैठी हुई है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, स्मृति ईरानी जी मोटी हो गई। चूड़ी लेके घूम रहे हैं आप स्मृति ईरानी के लिए। तो चूड़ियाँ भाई, उनके हाथों में अगर चूड़ियाँ कम पड़ गई हों तो हमें बताएं, हमारा फ़ोन नंबर ले लें, मैं उनको ट्रक भर चूड़ी भेज दूं। भेजें प्रधानमंत्री को, क्यों नहीं भेज रही हैं? ये चूड़ियाँ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पहन लेना चाहिए। हर मोर्चे पर ये सरकार फेल है। महंगाई के मुद्दे पर फेल है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर फेल है, बेरोजगारी में फेल है, देश के डेवलपमेंट के लिए फेल है, शिक्षा के क्षेत्र में फेल है, सरहदों की रक्षा में फेल है। तो सरकार को ये चूड़ियाँ भेजने का काम स्मृति ईरानी जी करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना जिस तरीके से पंकज श्रीवास्तव ने बताया, पूरी बात रखी। कहीं ना कहीं ये लगता भी है हम सबको कि बीजेपी जब से आई है, कहीं ना कहीं देश में महंगाई बढ़ गई है। अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट, लगातार जो युवा है बेरोजगार घूम रहा है, और ऐसी कई चीज़ें हैं जो इस समय चल रही है देश में, लेकिन जनता बात करने को तैयार नहीं है। फिलहाल आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार आएगी और आपको क्या लगता है क्यों आएगी। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।